हेलो एवरीवन। ट्रम्प के बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से जो यहाँ के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर खमेनेई, उन्होंने यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनको चेताया है एक तरह से, और कहा है कि वो अपने देश पर ध्यान दें, ना कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। ये हैं ईरान के राष्ट्रपति, और उन्होंने जो वहाँ के सर्वोच्च लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनेई, ये एक ऐसा ईरान में होता है कि जो सुप्रीम लीडर होता है वो सबसे ऊपर होता है, और इसी के हाथ में पूरी देश की बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके अंडर में होता है राष्ट्रपति। तो ये इन्होंने जो है शुक्रवार 9 जनवरी को उन्होंने अपने टेलीविज़न पर अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, ट्रम्प को कड़ा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सिंहासन पर बैठे शिखर पर जो बैठे फिरोज निमरुद और रजा शाह जैसे तानाशाहों का जो हाल हुआ था, जिस तरह से उसका सर्वनाश हुआ था, उसी तरह ट्रम्प का भी हाल होगा। अब यहाँ पे खमेनेई का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ईरान के अंदर विरोध को और प्रदर्शन और अशांति को बढ़ा रहे हैं, ताकि वे अमेरिका जैसी ताकतों को खुश कर सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग ऐसे तत्व हैं जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य अमेरिका की नीतियों को फ़ायदा पहुंचाना है। मतलब उन्होंने से जो भी प्रदर्शन करें उनको साफ कहा है कि ये लोग बाहर के लोग हैं जो ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका की नज़रों में अच्छे दिखने के चलते। और ईरान की अभी प्रचंड में स्थिति की बात करें तो अभी पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति है। वहाँ के प्रिंस राजा पल्लवी ये लीडर हुआ करते थे, जो भी वहाँ के संघर्ष करता है, जो भी वहाँ पे विद्रोह करता है, और इनको अभी प्रचंड में ईरान से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ये बाहर से वहाँ पे उस जितने भी संघर्ष करता है उनको ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जितने भी ईरान की कुछ टेरिटरी हैं उसको अपने कब्जे में ले लो, और इस वजह से जो वहाँ पे जो दंगा है वो और भी ज़्यादा उग्र हो गया है, और लगभग 31 प्रांतों में ये आग पूरी तरह संघर्ष की जो आग फैल चुकी है। स्थिति बिगड़ते देख सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन की सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही जो चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि यहाँ के जितने भी दंगाई हैं उनके खिलाफ उनके प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इस आंदोलन को मतलब पूरी तरह से कुचलने की नीति है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ईरान की ये रेड कलर की दिख रही है, इन क्षेत्रों में जो संघर्ष है वो फैल चुकी है। साथ ही अमेरिका का आरोप है, अमेरिका पर जो ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अशांति पैदा करने में अमेरिका का सबसे ज़्यादा भूमिका है। साथ ही उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन खमेनेई ने कहा है कि अमेरिकी टिप्पणीकारों और नेताओं को चाहिए कि वो अपने देश पर की समस्याओं को ठीक करें, बजाय कि ईरान के बारे में बयान देने से। अब यहाँ पे हम अमेरिका का जो आरोप है ईरान पर, इसकी बात करते हैं। और अमेरिका का नहीं, सारे जितने भी वैश्विक उधर यूरोपीय कंट्री हैं उन सब का ईरान को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ परमाणु हथियार को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार पहले नहीं था, और हाल ही में जो अमेरिका है वो सैटेलाइट के थ्रू कुछ इमेजेस के वजह से, ऐसा खुफिया एजेंसी की वजह से वो क्लेम करता है कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अभी लेकिन प्रेजेंट में जो ईरान है वो एक मिसाइल बनाया था, जिस मिसाइल से परमाणु हथियारों को ले जाया जाता, और इसी मिसाइल की वजह से जो अमेरिका कहता है कि ये परमाणु हथियार बना रहा है। साथ ही एक और प्रॉब्लम है कि जो ईरान के पास अभी 60% यूरेनियम है, और 90% यूरेनियम की ज़रूरत होती है परमाणु हथियार बनाने में। लेकिन अब जो इतने भी कंट्री हैं यूरोपीय और अमेरिका, इनको डर है कि 60 से 90 तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा,
जिससे ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना सकता है। अब आतंकवादी संगठनों का समर्थन का भी आरोप लगाता है ईरान पर कि ईरान जो है हिजबुल्लाह जो लेबनान का संगठन है, हमास जो फ़िलिस्तीन का गाज़ा पट्टी में जिस तरह से आतंकवादी संगठन है, और हुती विद्रोही जो यमन का आतंकवादी संगठन है, इस पर आरोप लगाता है कि इन सब आतंकी संगठनों का ईरान समर्थन कर रहा है। अब साथ ही इजराइल को नष्ट करने जैसी धमकी का भी आरोप लगाता है कि ईरान इजराइल को नष्ट करना चाहता है क्योंकि वो एक यहूदी देश है, और साथ ही मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाता है। ऐसा देखा गया है कि ईरान जो है इराक, सीरिया, यमन, लेबनान जैसे और मलेशिया जैसे देशों में अपना दखल देता है। इसका रीज़न ये है कि ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम में शिया सुन्नी होती है, तो ईरान जो है पूरी तरह से शिया मुसलमान की एक कंट्री है और पूरी तरह से धार्मिक नीतियों पर चलता है, लोकतंत्र, और साथ में जितने भी धर्म के जितने भी नियम कानून होते हैं सारे मुसलमान के सारे नियम को फॉलो करते हुए अपनी कानून को चलाते हैं। तो इसलिए जो है इनका इन सब देशों में हस्तक्षेप करता रहता है ताकि जो है, और इन सब देशों में कुछ देशों में सुन्नी मुसलमान पाए जाते हैं ताकि शिया मुसलमानों का इन सुन्नी मुसलमानों पर कब अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, और बाहरी जो कंट्री है अमेरिका उसका भी प्रभाव कम कर सके इन मध्य पूर्व देशों में। इसलिए ये अपना हस्तक्षेप करता रहता है ईरान। साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से ईरान में अभी लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ पे बहुत सारे को जेल में डाल दिया गया है, तो इस वजह से मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर की खतरा है। ईरान जो है हार्मुज जल संधि जो है उस पर ईरान का कंट्रोल है और उस रास्ते से लगभग दुनिया का 20% ऑयल मतलब वहाँ से पास करता है, और इस वजह से अमेरिका आरोप लगाता है कि इस पर कंट्रोल करके वो जो ऑयल का परिवहन होता है, तेल का परिवहन, उसको प्रभावित करना चाहता है ईरान। बैलिस्टिक मिसाइल, इसी मिसाइल का उसने अभी कार्यक्रम चला रहा था, मतलब इसको बनाया था ईरान ने। इस वजह से जो है अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ये परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है। साथ ही जो है ये ईरान है और यहाँ पे है हार्मुज जल संधि, जिसके थ्रू यहाँ पे ऑयल का परिवहन होता है, और साथ ही यमन, इधर सीरिया, लेबनान में भी इस तरह की हस्तक्षेप देखने को मिलती है ईरान के द्वारा। ईरान का जो ट्रम्प का मुख्य जवाब है, जो अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। मतलब अमेरिका जो है ट्रम्प पर उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में जो न्यूक्लियर डील JCPOA एक डील हुई थी, इस डील के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए ये जान लेते हैं कि इस डील से जो है अमेरिका 2018 में खुद को बाहर कर लिया था। इस वजह से जो है अब ईरान जो है इस डील को मानने से इनकार करता है और कहता है कि अमेरिका भरोसेमंद के लायक नहीं है। साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का जवाब है कि हम कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक हथियार नहीं बना रहे, बल्कि हम एक परमाणु कार्यक्रम बस कर रहे हैं, क्योंकि इस डील में ये अधिकार था ईरान के पास कि वो परमाणु कार्यक्रम कर सकता है। साथ ही प्रतिबंध पर भी उन्होंने कहा है कि ये आर्थिक आतंकवाद है। धमकियों का करारा जवाब दिया है। जिस तरह से अमेरिका धमकी देता है कि वो वहाँ के नागरिकों की या सैन्य हस्तक्षेप की, तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि वो अपने देशों की समस्या सुलझाए, न कि ईरान की। साथ ही आतंकवाद पर जिस तरह से अमेरिका ने आरोप लगाया, उस पर उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ है, यहाँ तक कि ISIS जैसे संगठनों का भी वो खिलाफ करता है, न कि उसका समर्थन करता है। इजराइल पर उसका कहना है ईरान का कि वो जो यूरोप और जितने भी अमेरिकी कंट्री है वो फ़िलिस्तीनी के अधिकारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए जो एक मुस्लिम देश होने के नाते ये फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है ईरान। अब यहाँ पे ईरान की असली समस्याएं पर बात करते हैं। ईरान की जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ की आर्थिक संकट,
वहाँ की जो करेंसी है वो दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू कम होती जा रही है वैश्विक स्तर पर, और वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही कम होती जा रही है। मतलब आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और महंगाई साथ ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है ईरान में। अब जनता और सरकार के बीच भरोसे की कमी, जब देश में आर्थिक संकट अगर आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जनता और सरकार के बीच भरोसे की कमी देखने को मिलेगी। सरकार की आज़ादी का टकराव, सामाजिक आज़ादी मतलब वहाँ एक ईरान जो है ये पूरी तरह से मुस्लिम जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, मुस्लिम के सारे नियम को फॉलो करते हैं। इसलिए वहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी बार इसका प्रदर्शन कर चुकी है। जो जिस तरह के वहाँ कपड़े पहनने की ड्रेस कोड है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं और किस तरह के नहीं पहनने, मतलब एक मुस्लिम कानून का फॉलो करना है, लेकिन वहाँ की महिलाएं इसका विरोध करती है और इस वजह से सामाजिक आज़ादी का टकराव देखने को मिलता है। परमाणु मुद्दा, जिस तरह से परमाणु हथियार बनाने के जिस तरह से आरोप लगाया जाता है और बाहरी देशों के थ्रू इस पर दबाव बनाया जाता है, क्षेत्रीय राजनीति पर ज़्यादा खर्च, और मतलब ये जो है ये जितने भी आसपास के जितने भी युद्ध करते हैं, जैसे सीरिया, लेबनान और इन आसपास के क्षेत्रों में बाहरी युद्ध में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आंतरिक जो आर्थिक संकट है वो बढ़ती जा रही है। सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब जो सुप्रीम लीडर है वो काफ़ी टाइम से एक उनका केंद्रीकरण हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम से सत्ता पर बैठे हुए हैं और इस तरह से लोकतंत्र को वहाँ पे वापस लाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है ईरान में। अब ये JCPO जो ये संधि हुई थी यूरोपीय और इन ईरान के बीच, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन, और इसको ईरान का न्यूक्लियर डील बोला जाता है कि ईरान 2015 में ये समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय के जितने भी कंट्री हैं उन सब के बीच, कि इसमें डील हुआ था कि ईरान जो है कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा, साथ ही यूरेनियम संवर्धन का सीमा भी तय करेगा कि कितना उसको यूरेनियम रखना है। साथ ही एक संस्था थी IAEA से वो जांच कराएगा नियमित कि वो रियल में सच में वो कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। साथ ही और इसी डील से इसके जो विपरीत इसको दिया गया था कि ईरान जो है, ईरान में बहुत ज़्यादा तेल पाए जाते हैं, तो तेल का वो एक्सपोर्ट कर अपना बेचने की पूरी दुनिया भर में और अपनी वैश्विक बैंक का यूज करने के लिए इन सब का अधिकार इसके बदले में दिया गया था ईरान को। और इसी डील से बाद में जो है अमेरिका 2018 में इस डील से बाहर हो जाता है, जिस वजह से ईरान भी अब इस डील को मानने से इनकार कर रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जो दुनिया भर की सरकारों और जितने भी मानवाधिकार के जो समर्थक हैं, उन्होंने ईरान में इस तरह की हिंसा, जिस तरह से लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों की हत्या की जा रही, इस पर उन्होंने चिंता जताई। साथ ही अमेरिका के प्रदर्शनकारियों का समर्थन का भी संकेत मिला है कि जो अमेरिका है वो ईरान के प्रदर्शनकारियों को समर्थन कर रहा है और ईरानी शासन को चेतावनी भी दी है अमेरिका ने। साथ ही ईरान के प्रमुख संसाधन पे बात करें तो ईरान में दुनिया भर के शीर्ष तेल उत्पादक देशों में और रशिया के बाद इसका नंबर आता है ईरान का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और जिसको साउथ पेयर्स गैस फील्ड जो है ये क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस। उसके बाद खनिज संसाधन की बात करें तो यहाँ जो है यूरे और बहुत सारे जैसे तांबा, सोना और बहुत सारे यहाँ पे जो है धातु पाए जाते हैं। साथ ही यूरेनियम का भी भंडार है ईरान में और हरमुज जल संधि पर जो है भौगोलिक रूप से ईरान का नियंत्रण है। यहाँ पे हरमुज जल संधि है और यहाँ पे ईरान है। अब वैश्विक संबंध की बात करें तो पहले जो है ईरान का वैश्विक संबंध
एक मुस्लिम देश होने के कारण ये मुस्लिम कंट्रियों से ज़्यादा थोड़ा संपर्क रखता है। साथ ही जो है वहाँ ये इज़राइल के खिलाफ़ है और फ़िलिस्तीनियों का समर्थक है। और इधर जो है इधर अमेरिका से भी वो अच्छा संबंध था पहले, लेकिन बाद में जब जिस तरह से डील से वो बाहर हुआ तो इससे भी इसके संबंध खराब हो गए। साथ ही रसिया की बात करें तो रसिया जो है कभी कभी इसको इन सब देशों में जिस तरह से वो हस्तक्षेप करता है पड़ोसी देशों में ईरान, तो इसमें भी रसिया भी हेल्प कर देता है और हथियारों संबंधी हेल्प भी ईरान को करता है। अब चाइना की बात करें तो चाइना जो है ईरान को अपनी निवेश करता है, अपनी आर्थिक रूप से ये निवेश करता है ईरान में। अब इंडिया की बात करें तो ये भी एक ईरान में चाबहार फोर्ट है यहाँ पे, इस पर जो इंडिया है वो भी निवेश कर रहा है। तो इस तरह से जो है इसका यूरोपीय देशों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यूरोपीय देश अभी इसराइल के पक्ष में और ईरान जो है फ़िलिस्तीन के पक्ष में। इस वजह से दो खेमे में बँट चुके हैं और इस वजह से यूरोपियों का समर्थन अभी कम मिलता है ईरान को। अब भारत पर मुख्य जो प्रभाव पड़ने वाला है तेल और ऊर्जा संबंधी, क्योंकि तेल जो ईरान से बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी खरीदता था भारत ईरान से भी। चाबहार फोर्ट जिस तरह से अस्थिरता फैल रही है ईरान में, और चाबहार फोर्ट पर भारत का सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा था। साथ ही भू राजनीतिक संतुलन अभी बनाने की ज़रूरत है भारत को, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों के पक्ष में भारत रहेगा, क्योंकि इन दोनों से भारत को काम है। तो इन दोनों के बीच के रिश्ते को संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है भारत को। साथ ही वैश्विक तेल मार्गों पर भी असर पड़ेगा। अगर किसी और सत्ता का प्रभाव पड़ेगा ईरान पे, तो जो तेल मार्ग है उसके थ्रू भारत भी परिवहन होता है, तो इससे भारत पर भी असर देखने को मिल सकता है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्योंकि भारत के बहुत सारे नागरिक ईरान में रहते हैं, तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अब निष्कर्ष तो ईरान संकट आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक दबाव का मिश्रण है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है जिसकी वजह से संघर्ष देखने को मिल रहा है। जनता का विरोध बढ़ता जा रहा है, वहाँ आर्थिक संकट और जिस तरह की ईरान की नीति की वजह से भारत और अन्य देश इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। खासकर ऊर्जा और राजनीतिक जो पोर्ट है क्षेत्रीय संतुलन में। हालांकि शासन अभी भी टिका हुआ है ईरान में, लेकिन भविष्य अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनी हुई है। कब क्या हो सकता है, इस विद्रोह का क्या परिणाम हो सकता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है और फिर देखते हैं क्या होता है ईरान में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। और थैंक यू, आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।